नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 9 आदमी का अनुपात कविता के प्रश्न उत्तरों का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है पाठ से आगे, आपकी बात। कोई ऐसी स्थिति बताइए, स्थिति यानी कि कंडीशन, जहां अनुपात बिगड़ गया हो, जैसे काम का बोझ अधिक और समय कम। कि हमें एक ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन बतानी है जहाँ पे अनुपात बिगड़ गया है, आपका बैलेंस, संतुलन जो है वो बिगड़ गया है। जैसे कभी आपके ऊपर काम का बोझ जो है वो अधिक पड़ जाता है और जो समय है वो कम हो जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, कई बार पढ़ाई और आराम के बीच अनुपात बिगड़ जाता है। जब परीक्षाओं का समय आता है, जब आपका एग्जाम्स आते हैं, तो काम का बोझ जो है अधिक हो जाता है, ठीक है, और आराम का समय बहुत कम रह जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि थकान बढ़ जाती है और काम की जो गुणवत्ता है वो घट जाती है। इसलिए जीवन में काम और विश्राम के बीच संतुलन रखना बहुत जरूरी है। कि जैसे जब आपके एग्जाम आते हैं, पेपर आते हैं, तब आप पूरा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ठीक है, तो आपका काम का बोझ जो है वो बढ़ जाता है और आपको खेलने कूदने का, आराम करने का समय जो है तब कम मिलता है आपको, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप थक जाते हैं और काम भी अच्छे से नहीं हो पाता आपका। तो इसलिए जीवन में काम और विश्राम के बीच संतुलन यानी कि बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आपको रोज की पढ़ाई रोज ही करनी चाहिए ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगला प्रश्न देखिए, आप अपने परिवार, विद्यालय या मोहल्ले में विराटता यानी विशाल दृष्टिकोण कैसे ला सकते हैं? कुछ उपाय सोचकर लिखिए। संकेत दिया गया है कि किसी को अनदेखा ना करना, कि किसी को अनदेखा यानी कि उसे नजरअंदाज ना करना, सबकी सहायता करना आदि। मैं अपने आसपास के लोगों के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखकर विराटता ला सकता हूँ। तो उपाय क्या हैं? कि सभी से समान व्यवहार करना, चाहे वे छोटे हों या बड़े। किसी की गलती पर तुरंत आलोचना ना करके समझाना, कि अगर किसी ने गलती की है तो उस पर आलोचना ना करना बल्कि उसे समझाना। सफाई, पौधारोपण और मदद के कार्यों में सबको जोड़ना। विद्यालय में टीम वर्क और साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। मोहल्ले में बुजुर्गों की मदद और बच्चों को पढ़ाने जैसे कार्य करना। तो इस तरह का दृष्टिकोण हमें सीमित सोच से निकालकर ब्रह्मांड जितना विस्तृत बनाता है, ब्रह्मांड जितना विशाल बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, करोड़ों में एक ही पृथ्वी, इस पंक्ति को पढ़कर आपके मन में क्या भाव आता है? आप इस अनोखी पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए क्या-क्या करेंगे? यह पंक्ति मुझे बताती है कि हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत अनमोल है। पूरे ब्रह्मांड में इसका कोई दूसरा रूप नहीं। यह हमारे जीवन, जल, वायु और हरियाली का एकमात्र स्रोत है। इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसे, पृथ्वी को। मैं पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम करूंगा, पेड़ लगाऊंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा ताकि पर्यावरण जो है वो अच्छा रहे। बिजली और पानी की बचत करूंगा, कचरे को अलग अलग डिब्बों में डालूंगा, प्रदूषण फैलाने वाले कार्यों से बचूंगा। तो इस प्रकार आप अपनी धरती को, अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कविता हमें अपने को दूजे का स्वामी बताने के प्रति सचेत करती है, सावधान करती है।
आप अपने किन किन गुणों को प्रबल करेंगे ताकि आप में ऐसा भाव ना आए, कि आप अपने अंदर ऐसे कौन से गुणों को लाएंगे ताकि आपके अंदर ऐसा भाव ना आए कि आप दूसरे को छोटा समझें और खुद को उसका स्वामी समझें। मुझ में कभी दूसरों पर अधिकार जमाने की भावना ना आए, इसके लिए मैं विनम्रता प्रबल करूंगा, कि अपने अंदर विनम्र भाव पैदा करूंगा। दूसरों की बात ध्यान से सुनने की आदत डालूंगा। कई होते हैं ना, अपनी बात को कहना चाहते हैं, दूसरों की बात सुनते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। हर व्यक्ति के विचारों और अस्तित्व का सम्मान करूंगा, कि सभी के विचारों और उनके अस्तित्व का सम्मान करूंगा। टीम में काम करते समय हम की भावना रखूंगा, मैं की नहीं। कि जब हम एक टीम में काम कर रहे हैं तो हमें मिलकर काम करना है, मेल-जोल बढ़ता है जिससे, ठीक है? और काम भी समय पर पूरा होता है और अच्छे से पूरा होता है। हर सफलता में दूसरों का योगदान स्वीकार करूंगा, कि अगर हमें किसी भी कार्य में सफलता मिलती है तो केवल अपनी तारीफ नहीं करूंगा, दूसरों ने जो योगदान दिया है उस कार्य को करने में, उसे भी स्वीकार करूंगा। ये गुण मुझे सहयोगी और संवेदनशील बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अपने जीवन में ऐसी 3 दीवारों के विषय में सोचिए जो आपने स्वयं खड़ी की हैं, जैसे डर की दीवार, संकोच की दीवार आदि। फिर एक योजना बनाइए कि आप उन्हें कैसे तोड़ेंगे। क्या समाज में भी ऐसी दीवारें होती हैं? उन्हें गिराने में हम कैसे सहायता कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर दी गई हैं दीवारें और उन्हें तोड़ने की योजना। जैसे डर की दीवार है। डर की दीवार का क्या अर्थ है? असफल होने का डर, कि हमेशा असफल हारने का डर, ठीक है? तो इसे कैसे तोड़ सकते हैं हम? छोटी-छोटी कोशिशें करके आत्मविश्वास बढ़ाऊंगा, ठीक है? अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाकर, कि हम भी कोई कार्य कर सकते हैं, डरने की बजाय उस कार्य को करने की कोशिश करें। दूसरी दीवार है संकोच की, ठीक है? दूसरी दीवार है संकोच की। संकोच यानी कि झिझक, अपनी बात को खुलकर ना कहना, ठीक है? तो इसे कैसे तोड़ सकते हैं? रोज कक्षा या परिवार में अपनी राय साझा करूंगा, कि कोई भी बात हो उसमें आप अपनी राय अवश्य दें। अगली दीवार है आलस्य की, जिसका क्या अर्थ है? काम टालने की आदत, कि जैसे हम आलस कर जाते हैं किसी भी काम को करने में, कि चलो इस काम को हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे ही हम टालते जाते हैं क्योंकि हम आलसी हैं, ठीक है? तो इस दीवार को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? समय सारणी बनाकर नियमित रहूंगा, कि बिल्कुल समय सारणी बनाएंगे आप, बिल्कुल एक्चुअल टाइम टेबल बना लेंगे कि मुझे इस टाइम पर यही करना है, कि रोज मैं इस टाइम पर यही करूंगा, ठीक है? तो इस तरह से आपकी जो आलस्य की जो दीवार है वो भी टूट जाएगी। समाज में भी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग की दीवारें होती हैं। हम उन्हें मिलजुल कर रहकर, समान अवसर देकर और सहिष्णुता से व्यवहार करके गिरा सकते हैं। जब ये दीवारें गिरेंगी तभी मानवता और ब्रह्मांड के अनुपात का सही अर्थ समझा जा सकेगा, कि समाज में भी लोग जाति के नाम पर दीवारें खड़ी कर देते हैं, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, वर्ग के नाम पर, है ना? तो हमें इन दीवारों को गिराने के लिए क्या करना है? मिलजुल कर रहना है, सबको समान अवसर देना है, ठीक है? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ठीक है? जिससे ये दीवारें गिरेंगी और मानवता और ब्रह्मांड के अनुपात का सही अर्थ समझा जा सकेगा। अगला प्रश्न देखिए, संख्यातीत शंख। संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है। शंख का अर्थ है 100 पदम की संख्या, ठीक है? तो ये प्रश्न आपके
एग्जाम में आ सकता है कि शंख का अर्थ क्या है। 100 पदम की संख्या। नीचे भारतीय संख्या प्रणाली एक तालिका के रूप में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए हैं उनके हिंदी नाम, यहाँ पर संख्या दी गई है और ये गणितीय संख्या। ठीक है, जैसे एक इकाई संख्या क्या होगी, एक, और इसे गणितीय संख्या में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा 10 दहाई यानी 10, और इसे ऐसे लिखा जाता है 10 की शक्ति 1। 100 सैकड़ा यानी कि 100, और गणितीय संख्या होगी 10 की शक्ति 2, क्योंकि अगर हम 10 को 2 बार गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100। सहस्त्र यानी कि 1000, तो इस तरह से लिखा जाएगा, और गणितीय संख्या में इस तरह से 10 को 3 बार गुना करेंगे। उसी तरह से 10,000 इस तरह से, और ऐसे लिखा जाएगा। लाख इस तरह से लिखा जाएगा। 10 लाख इस तरह से, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब इस तरह से लिखा जाएगा। 10 खरब कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, नील इस तरह से, 10 नील इस तरह से, पदम इस तरह से, 10 पदम ऐसे लिखा जाएगा। शंख ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और 10 शंख इस तरह से, और महाशंख कैसे लिखा जाएगा, ऐसे 10 की शक्ति 19। अब आपने ये पढ़ लिया। अब आपको तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। ठीक है, तो प्रश्न दिया गया है हमें कि जिस संख्या में 15 शून्य होते हैं उसे क्या कहते हैं। अब देखते हैं ऊपर तालिका में, ये देखिए 15 शून्य किस में है, इसमें। ठीक है, आप गिन भी सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पदम कहते हैं। तो पहले का उत्तर हो गया पदम। तो यहाँ आप सामने लिख सकते हैं कि जिस संख्या में 15 शून्य होते हैं उसे पदम कहते हैं। अगला प्रश्न, महाशंख में कितने शून्य होते हैं। तो आइए देखते हैं तालिका में। ये देखिए महाशंख, ये हो गया दूसरे का उत्तर। तो इसमें कितने शून्य होते हैं, 19। तो आप यहाँ लिख सकते हैं महाशंख में 19 शून्य होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, 1 लाख में कितने हजार होते हैं। तो 1 लाख कहाँ पर है, ये है 1 लाख। ठीक है, तो इसमें कितने हजार होते हैं, ये हो गया 1000। ठीक है, 3 0 हजार, और ये अलग हो गया, तो 100,000। तो 1 लाख में कितने हजार होते हैं, 100,000। 100,000। ठीक है, उपर्युक्त तालिका के अनुसार सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको बताना है। अब सबसे छोटी कौन सी होगी, 1 इकाई यानी कि 1। ठीक है, ये तो होगी सबसे छोटी। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, सबसे बड़ी होगी महाशंख। ठीक है, ये तो सबसे छोटी होगी इकाई, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इकाई, यानी कि 10 की शक्ति 0। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, महाशंख, यानी कि 10 की शक्ति 19। ठीक है, अब अगला देखिए, 10 करोड़ और 1 अरब को जोड़ने पर कौन सी संख्या आएगी। 10 करोड़ और 1 अरब, तो आइए देखते हैं। 10 करोड़ कहाँ पे है, ये रहा 10 करोड़, और 1 अरब ये है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो पहले इन्हें लिख लेते हैं। ये देखिए, पहले हम लिखते हैं अरब, लिखते हैं पहले ऊपर। ठीक है, अरब के पीछे 9 शून्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 10 करोड़ को इसके नीचे लिख लेते हैं। 10 करोड़ में 8 शून्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1।
तो हमारा उत्तर क्या आएगा देखते हैं। इस तरह से आप कोमा का चिन्ह लगा लें। अब देखिए हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 1 अरब 10 करोड़। ठीक है, तो इस पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ये। अगला प्रश्न है समावेशन और समानता। जैसे पृथ्वी अनगिनत नक्षत्रों में एक छोटा सा ग्रह है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह विशेष आवश्यकता वाला हो या ना हो, समाज का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक समूह चर्चा आयोजित करें जिसमें सभी मानवों के लिए समान अवसरों की आवश्यकता पर बल दिया जाए, भले ही उनका जेंडर, आय, मत, विश्वास, शारीरिक रूप, रंग या आकार प्रकार आदि कैसा भी हो। तो समूह चर्चा का विषय क्या है कि सभी मानवों के लिए समान अवसरों की आवश्यकता। तो मान लीजिए आपके शिक्षक जो हैं वो इस चर्चा के संचालक हैं, ठीक है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जैसे पृथ्वी करोड़ों नक्षत्रों में एक अद्भुत ग्रह है, वैसे ही हर व्यक्ति समाज का एक आवश्यक हिस्सा है। इसलिए हमें सबको समान अवसर देने चाहिए, चाहे वे किसी भी लिंग, वर्ग, रंग, आकार या क्षमता के हों। तो एक एक करके सभी बच्चे अपनी राय देंगे, अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। जैसे रवि कहता है, हमें सब लोगों को समान अवसर देने चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति समाज के लिए जरूरी है। फिर नेहा कहेगी, हाँ, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, लड़की हो या लड़का, सबको पढ़ने और आगे बढ़ने का हक है। आरव कहेगा, कुछ बच्चों को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वे भी अपने सपने पूरे कर सकें। फिर सिया कहती है, रंग, रूप या शरीर के कारण किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है। काव्या कहेगी, जब सबको बराबर मौका मिलता है तो समाज जो है मजबूत बनता है और सबके बीच प्यार बढ़ता है। तो शिक्षक फिर कहेंगे सबके विचार सुनकर कि बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत किए गए। हम सब सहमत हैं कि जैसे पृथ्वी ब्रह्मांड में एक अद्वितीय ग्रह है, वैसे ही हर व्यक्ति अनमोल है। इसलिए हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ कोई भी पीछे ना रह जाए, जहाँ हर व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान और पहचान मिले। और निष्कर्ष क्या है, समानता केवल कानून में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में, सोच में और दृष्टिकोण में होनी चाहिए। दृष्टिकोण यानी कि हमारे नजरिए में होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए, आज की पहेली। पता लगाइए कि कौन सा अंतरिक्ष यान कौन से ग्रह पर जाएगा। तो ये पहेली आपको दी गई है। तो ये यान दिए गए हैं, अंतरिक्ष यान, और ये हैं ग्रह, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि कौन सा यान कौन से ग्रह पर जाएगा। तो आइए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये हम यहाँ पर पहुंच गए। तो ये वाला यान जो है इस वाले ग्रह पर जाएगा। अब ये वाला अंतरिक्ष यान देखते हैं कौन से ग्रह पर जाएगा। इस तरह से जाता हुआ, इस तरह से, यहाँ से जाता हुआ ये, यहाँ से जाता हुआ ये इस ग्रह पर जाएगा, ठीक है। तो दो हमने कर लिए। अब बाकी के दो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कौन सा ग्रह कौन से यान पर जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए,
झरोके से। आइए अब पढ़ते हैं प्रसिद्ध गीत होंगे कामयाब। तो यहाँ पर होंगे कामयाब गीत दिया गया है। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और भावांतर कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। यानी कि ये एक भावांतर गीत है जो गिरिजा कुमार माथुर जी ने लिखा है। अब अगला प्रश्न देखिए, साझी समझ। गिरिजा कुमार माथुर की अन्य रचनाएं पुस्तकालय या इंटरनेट पर खोजकर पढ़िए और कक्षा में साझा कीजिए। ठीक है, तो आपको पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी से या फिर इंटरनेट की मदद से गिरिजा कुमार माथुर की अन्य रचनाएं जो हैं वो पढ़नी है। ठीक है, और कक्षा में सबके साथ साझा करना है। जैसे उनकी जो अनेक कृतियां हैं, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीलापंख आदि। ठीक है, और खोजबीन के लिए दिया गया है, हम होंगे कामयाब एक दिन, कल्पना जो सितारों में खो गई, सुनीता अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड और पृथ्वी, हौसलों की उड़ान, मंगलयान। और यहाँ पर वेबसाइट भी दी गई है इनकी। इस वेबसाइट पर जाकर आप इन सब गीतों को, रचनाओं को पढ़ सकते हैं और इनके बारे में और अधिक जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।